हाँ जी। वो 6 सब्जेक्ट में से कौन कौन से ग्रुप कितने मानते हैं हम नॉर्मली? 2 ग्रुप हो गए ना, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या है? एडवांस अकाउंट्स है, सेकंड नंबर पे आ गया लॉ, एंड थर्ड नंबर पे आ गया क्या है? टैक्सेशन, है ना, टैक्स आ गया। ओके, सेकंड ग्रुप में क्या सीन है? पहले फर्स्ट हो गया मतलब पेपर नंबर 4 अगर बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट मैनेजमेंट, और उसके बाद हो गया ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ठीक है, और उसके बाद में हमारा हो गया लास्ट में एफएमएसएम वाला पेपर, ठीक है। चलिए, अब आप में से बोथ ग्रुप का माइंड सेट करके, सर आज तो पहला दिन है सर, क्यों पूछ रहे हो बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप? बट कई बार होता है ना, माइंड सेट होता है कि यार सिंगल ग्रुप देंगे कि बोथ ग्रुप देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो लगने वाला है May 26। तो ये नया 3 वाला जो सिस्टम आ गया ना, ये उसके बाद से टाइम तो बहुत मिल रहा है। जैसे हमारे जनवरी वाले बैचेस हमने अभी खत्म कर दिए लास्ट मंथ में, तो उनका लास्ट मंथ कोर्स ही खत्म हो गया, पूरा एग्जाम है उनका जनवरी में। सोचो कितना लंबा टाइम मिलने वाला है फॉर प्रिपरेशन और रिवीजन, और भरपूर टाइम है उनके पास में। सेम चीज़ आप लोगों के लिए है, अभी तो हमारा जुलाई है और आपका एग्जाम लगने वाला है मई में। तो पैटर्न ये रहता है, अच्छा पहले 8 सब्जेक्ट होते थे, अब सब्जेक्ट भी 6 ही हैं, तो बहुत बेटर तरीके से आप लोगों की तैयारी भी हो सकती है, चाहो जितनी बार रिवीजन भी हो सकता है। मतलब स्ट्रांगली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को बुक ग्रुप करना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसा आप लोगों का प्रिपरेशन हो, सिचुएशन जैसी हो, उस वक्त डिसाइड करना, बाकी करना बुक ग्रुप चाहिए, बहुत टाइम है आप लोगों के पास में। अच्छा, आर्टिकलशिप कौन से ग्रुप के बाद मिल जाती है? दोनों करने पड़ेंगे आप। पुराने में तो क्या था, कोई भी एक ग्रुप अगर आपने कर लिया तो आप एंटर कर सकते हो आर्टिकलशिप में। तो अभी तो आपको दोनों ग्रुप करोगे तभी आर्टिकलशिप में जाना पड़ेगा। इट मीन्स दोनों ग्रुप चाहिए, फर्स्ट ग्रुप करो, सेकंड ग्रुप करो, दोनों ग्रुप करना पड़ेगा। तो अब ग्रुप वाइज कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। नॉर्मली वो हम कहते हैं 6 पेपर है, 6 पेपर क्लियर करना है, 6 पेपर्स आर देयर, वो क्लियर करोगे तो आप पहुंचोगे इंटरमीडिएट में, सॉरी फाइनल में। तो मेरा इंट्रोडक्शन, कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। माई सेल्फ जयेश भंडारी, और बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ मैं, बराबर। एमकॉम एलएलबी, अभी एलएलएम मैंने अभी लेटेस्ट में ख़त्म किया है, थोड़े टाइम पहले, ऐसे टाइम मिल गया था तो हमने कहा कर लें। मैरिड तो खैर हुई हूँ मैं, बराबर, हैप्पीली मैरिड, आप मुझे देख के भी बोल सकते हैं। हाँ जी, प्रोफेशनली जैसा मैंने आपको बोल ही दिया कि वो फैकल्टी को जानना थोड़ा इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंटर की जो फैकल्टी है वो किस तरह की है, बराबर, आपको पढ़ाने के लिए कैपेबल भी है कि नहीं है ना। तो बेसिकली इंटर पढ़ाते हुए मुझे हो गए हैं 23 ईयर्स, फाउंडेशन पढ़ाते हुए हैं 18 साल, इंटर पढ़ाते हुए करीब करीब हो गए हैं 23 ईयर्स के आसपास, बराबर। इंटर फाइनल दोनों ही, फाइनल इन दिनों में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में लेता हूँ, लॉ एंड ऑडिट, ठीक है, दोनों मेरे सब्जेक्ट्स हैं। चलिए, अब थोड़ा सा आप लोगों के सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं अपन कि अपने को क्या पढ़ना है, आप लोगों के कोर्स में है क्या। तो आप लोगों के इस बार सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ठीक है। अब कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, फाउंडेशन में आप लोगों का लॉ था पूरा 100 मार्क्स का और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव। अब चूंकि मैं तीनों लेवल्स पढ़ा रहा हूं, फाउंडेशन भी, इंटरव्यू और फाइनल भी, फाइनल में लॉ अप हो गया पूरा, एसपीओ में चला गया, इसका मतलब सारा एमसीक्यू है। जैसे ही आप इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे और उसके बाद फाइनल के लिए आपको जाना है, तो पहले कुछ पेपर्स आप लोगों को ऑनलाइन क्लियर करने हैं, उनमें से अब लॉ का पेपर भी है, जिसमें लॉ का पूरा 100 नंबर का एमसीक्यू आता है, जिसमें आपको 50 मार्क्स अचीव करने रहेंगे। टेस्ट भी उसका ऑनलाइन होता है, उसके सेंटेंस भी अलग होते हैं, ठीक है। तो अब कंपैरिजन करते हैं फाउंडेशन और इंटर का। मुझे प्रैक्टिकली लगता है कि इंटर का लॉ जो है वो फाउंडेशन के कंपैरिजन में इजी है, बहुत इजी है। सर ऐसा क्यों लगता है? 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला, फाउंडेशन में जब आप आते हो तो 12th से सीधा निकल करके आए हो, पहला बार सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नया सब्जेक्ट है आपके लिए। सेकेंडली, वैरायटी ऑफ एरियाज बहुत है उसमें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, सोगा है, पार्टनरशिप है, एनआईए है, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी है, वैरायटी ऑफ एक्ट बहुत हैं जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सेकेंड नंबर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पूरा का पूरा 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, थ्योरी है जो आपको लिखना ही लिखना है। यहाँ सबसे बढ़िया फायदा बता सकते हो, यहां आप लोगों का पेपर पैटर्न ऐसा है कि 70 मार्क का तो आपका डिस्क्रिप्टिव है और 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है, और एमसीक्यू भी अपना विदाउट माइनस मार्किंग वाला है, समझ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब ये पेपर पैटर्न फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे लगा था यार इंटर का लॉ टफ हो जाएगा,
क्योंकि एमसीक्यू आ रहा है, इट मीन्स अपने को हर चीज को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा घुस करके। नहीं तो क्या होता है भाई, डिस्क्रिप्टिव में तो अपन नॉर्मल आंसर लिख सकते हैं। अगर एमसीक्यू आ रहा है तो टू द पॉइंट आपको चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद के रिजल्ट जो हैं वो लॉ में और बेटर हुए। बेटर ऐसे हुए यार, जैसे मान लो अपना ये 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। ऑन एन एवरेज कोई भी स्टूडेंट अगर ढंग से पढ़ के जा रहा है तो 30 में से 25 मार्क्स वो बहुत आराम से अचीव करा है, बहुत इजीली। कितनी बार ही हम लोग कॉपीज मंगाते हैं ना बच्चों की, उसमें देखते हैं यार 30 में से 25 नंबर, 25 तो बहुत इजीली अचीव हो रहे हैं यार। 25 नंबर तो आपके सीधे ही आ गए, बचा अपना 70 मार्क्स। उसमें से अगर कोई 25 मार्क्स, मैं 40 पे नहीं चलता कि सर 40 का टारगेट है तो अब तो कम ही चाहिए ना, 40 का टारगेट तो लेना ही नहीं चाहिए बराबर। 40 का टारगेट लेते हैं तो फिर 30-35 पे आके गाड़ी रुक जाती है। तो टारगेट हमेशा हाई रखना चाहिए। चांद को टारगेट करेंगे तो चांद नहीं मिला तो सितारों तक तो पहुंचेंगे, इसीलिए टारगेट तो हाई होना चाहिए। 80-90 का हो तो अपन कम से कम 60-70-80-90 भी पहुंचे तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसीलिए आपका 25 तो यहीं से अचीव हो गया। अब 70 में से अगर कोई 30-40 मार्क्स भी नहीं ला रहा है फिर तो वो पढ़ी क्यों रहा है भाई, इतना तो लाएगा ही लाएगा। तो इसीलिए इंटरमीडिएट का लॉ जो है वो इजी है। लेकिन एक दिक्कत है इंटरमीडिएट में, वो भी बताता हूं आपको कि क्या सीन है। आप लोग जैसा देख रहे हो आपका सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड है, वन इज कॉर्पोरेट लॉ एंड वन इज अदर लॉस। 70 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ है सब्जेक्टिव एमसीक्यू से मिला करके, और 30 मार्क्स का आपका अदर लॉ है। अब 70 मार्क्स में आपके पास क्या क्या है भाई, कंपनीज एक्ट दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो सेक्शन नंबर 1 से 148। तो बढ़िया चीज है, स्टार्टिंग सेक्शन तो आपको वही मिलने वाला है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 अपना डेफिनेशन टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला, 3-4 मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो आप लोगों ने पढ़ा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, सब जो कुछ आपने फाउंडेशन में पढ़ा। डायरेक्ट एंट्री वाले अगर कोई हमारे साथ में होंगे तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत बीकॉम में पढ़ा होगा, बट नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ अपन सब पढ़ने वाले हैं। तो 1 से लगा के 148, फिर इन्होंने एक पार्ट और इंक्लूड किया है सेक्शन 379 से लगा के 393A, इज फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा फाउंडेशन में आप लोगों ने? बोलो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन था क्या? क्या था, कितना याद है देखते हैं। हाँ, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, बट विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो अपने डेफिनेशन तो पढ़िए। अब उससे रिलेटेड जितना पार्ट कंपनीज एक्ट में है वो सारा भी आपके कोर्स में बहुत सिंपल पार्ट है, ज्यादा सेक्शंस नहीं है, आप लोग देख सकते हो, इजी पार्ट है। तो वो भी आप, ये पहले सीए फाइनल में था, जिसको यहां पे शिफ्ट कर दिया। इतना पोर्शन तो आपका कंपनीज एक्ट का है, लगभग लगभग कंपनीज एक्ट है 60 मार्क्स का, 60 नंबर। अब कंपनीज एक्ट में एक सबसे बड़ी बात यह है, देखो जब आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या सोगा पढ़ते थे उसमें थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता था। यार ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है, इसको सूट फाइल करने का राइट यहाँ पे मिल रहा है या राइट नहीं मिल रहा है, ऐसा। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां डायरेक्टली प्रोसीजर है। सेक्शन इसमें कोई वो तो है नहीं कि ऐसा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वॉइड होगा। पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट आप लोगों ने भी जो पढ़ा है वो क्या है, प्रोसीजर है पूरा, टोटल प्रोसीजर। यार अगर अपने को शेयर इशू करना है तो ये प्रोसीजर है, प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो ये प्रोसीजर है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है तो ये प्रोसीजर है। तो इसमें चीज़ों को याद ज़्यादा करना पड़ता है, रिकॉल ज़्यादा करना पड़ता है। बाकी कंपेरेटिवली वहाँ से ये ईजी है, अगर आप प्रोसेस ढंग से समझ लेते हैं, ढंग से याद कर लेते हैं और रिकॉल बार बार चालू रखते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत टाइम है आप लोगों के पास में, बढ़िया आराम से कोर्स करने के बाद भी आप लोगों के पास में 2-3 रिवीजन का टाइम मिल जाता है, टेस्ट सीरीज का टाइम मिल जाता है, क्वेश्चन बैंक का टाइम मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। सेकंड आप लोगों के कोर्स में है एलएलपी एक्ट, जिसका छोटा सा ट्रेलर आप लोगों ने, दोनों का ही कंपनीज एक्ट और एलएलपी का ट्रेलर आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा है। फाउंडेशन में एलएलपी का बहुत छोटा सा पोर्शन था, सम सेक्शंस आर देयर, इन कॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी तक के सेक्शन ही थे। यहाँ पूरा एलएलपी आप लोगों के कोर्स में है, लेकिन अच्छा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और कंपनीज एक्ट पढ़ने के बाद बहुत इजी इसलिए होता है क्योंकि इसके बहुत सारे सेक्शन मैच करते हैं कंपनी से, कुछ बहुत पार्टनरशिप से मैच करते हैं। आई थिंक आप सब जानते हो एलएलपी इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी, है ना, तो सिमिलर चीजें बहुत सारी इसमें। तो ये आप लोगों का कॉर्पोरेट लॉ का पोर्शन है। अब अदर लॉज आपका 30 मार्क्स का है, बहुत शानदार है ये भी। दो तो इसमें एक्ट कवर है जैसा आप लोग देख रहे हो, एक है जनरल क्लॉजेज एक्ट और एक है फेमा। फेमा भी सीए फाइनल में था, आप लोगों के यहां इंक्लूड किया, लेकिन पूरा फेमा इन्होंने यहां नहीं डाला। सीए फाइनल में जब मैं पढ़ाता था तो उस वक्त में तो बहुत वाइड एक्ट है वहां पे। यहां आप लोगों के लिए सम सेक्शंस ओनली, आप मानो तो 6 सेक्शंस आर देयर, 6 सेक्शन है, और वो 6 भी अपने आप में बहुत कमाल धमाल सेक्शन है, बहुत छोटा सा पोर्शन है और बहुत इंटरेस्टिंग है फेमा। जनरल क्लॉजेज और इंटरप्रिटेशन,
जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या बोलता है? इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑल लॉज। ये सारे लॉज का लॉ है। अगर कोई डेफिनेशन किसी एक्ट में नहीं दे रखी है तो वो डेफिनेशन हम यहां से बोरो करते हैं। सीए फाउंडेशन की क्लासेस जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट का कई बार एक एग्जांपल देता हूं। मेल इंक्लूड्स फीमेल, ये इस एक्ट में लिखा हुआ है। तो क्या मतलब हुआ? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक कंपनी है और उस कंपनी में एक डायरेक्टर है, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड किया है तो उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट होगा। तो जब उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट हुआ तो उसने ये चैलेंज किया कि सर सेक्शन में लिखा हुआ है एवरी डायरेक्टर हु ब्रीच हिज ड्यूटी ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनप्रिजनमेंट एंड फाइन। ही लिखा हुआ है और मैं तो ही हूं ही नहीं, मैं तो शी हूं, तो इसीलिए मेरे ऊपर तो ये सेक्शन लगता ही नहीं है। तो वहां पे काम करता है जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन नंबर 13। उसमें लिखा हुआ है कॉमन इंग्लिश में जहां पे ही वर्ड है उसमें शी वर्ड भी इंक्लूडेड है ना। अपन कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सर व्हाट अबाउट वुमेन? सर हम पैदाइशी परफेक्ट होती हैं। ऐसा नहीं है बेटा, वो जो मैन वर्ड लग रहा है वो मैन के लिए भी है एज वेल एज वुमेन के लिए भी है। तो ये सारी बातें अपने को कहां दे रखी है? जनरल क्लॉजेज एक्ट में दे रखी है। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके इसमें और है, इट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट है सर वो कहां काम आता है? इसमें मेरे ख्याल से अभी चैप्टर 1-2 के नोट्स नहीं है, नहीं तो आपको एक बहुत मस्त चीज बताता। चलो आपको याद दिलाता हूं मैं। एक सेक्शन अगर कंपनीज एक्ट का आपने पढ़ा हो तो हमारा सेक्शन नंबर था 3। किसी को याद है क्या सेक्शन 3? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 3, एनीवन? बोलो भाई थोड़ा बहुत। सेक्शन 3 बोलता है कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, ठीक है। आइदर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और ये 3 तरीके से बन सकती है, आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। इतना सा छोटा सा सेक्शन आपका लिखा हुआ है 3 में। अभी यहाँ नोट्स अपलोडेड नहीं है, वो कल से जब पढ़ाई चालू करेंगे तब अपलोड करेंगे। तो सेक्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, तो वहां एक बहुत बढ़िया चीज लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कंपनी मे बी फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर लॉफुल पर्पस। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन 4 मार्क का। यहां एक वर्ड यूज हुआ है कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मे? 2 वर्ड होते हैं मे और शैल, आप लोग सब जानते हो। मे का मतलब नॉट कंपल्सरी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इट मींस ये लिख रहे हैं कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, इसका मतलब है कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए भी बन सकती है। मैंडेटरी तो है नहीं कि लॉफुल पर्पस के लिए बने, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हम कहेंगे इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर से कि लिखा भले ही में है लेकिन इस मे को पढ़ा जाएगा शैल की तरह से। कई बार मैं बताता भी हूं फाउंडेशन में ये चीज है, तो मे को यहां पे शैल की तरह से पढ़ना पड़ेगा। ये पता लगेगा हमको इंटरप्रिटेशन से, ये सारी चीजें हमको इंटरप्रिटेशन बताएगा। तो वहां मैंने एक एग्जांपल हमेशा मैं कोट करता हूं, जैसे सपोज करो कि आप घर में हैं और आपके फादर को, आपके पापा को 1 गिलास पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उन्होंने सिंपली एक चीज आपको बोली, मे आई हैव ग्लास ऑफ वाटर। यूज भले उन्होंने मे किया है लेकिन इसके पीछे इंटेंशन उनका शैल वाला ही है। वहां आप सोचो पापा देखो आपने मे वर्ड यूज किया है, अब पानी आपको पिलाएं नहीं पिलाएं हमारी मर्जी पे है, तो फिर आप जानते हो फिर उनकी मर्जी बहुत बढ़िया वाली होगी। तो इसीलिए वहां पे भी मे को शैल की तरह से पढ़ा जाता है। तो कहां कौन सा वर्ड का इंटरचेंज होगा वो सब इंटरप्रिटेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है। बहुत पुराना एक एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जैसे अपनी क्लासेस चल रही है, अभी तो आप लोग इतने से लोग दिख रहे हो क्योंकि फाउंडेशन आ गया, फाउंडेशन के बाद रिजल्ट डाउन हो गया। 2018 तक था सीपीटी। सीपीटी मतलब जोधपुर से फाउंडेशन में होते थे 3000 स्टूडेंट्स, 3000 स्टूडेंट अगर जोधपुर से हैं, रिजल्ट रहता था 40%, 40%, ठीक है। कितना होता है? 1200 में से 1100 स्टूडेंट एट एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ऑनलाइन सिस्टम तब तो था, होता ही नहीं था, ऑनलाइन स्टडी थी नहीं, हम लोग भी ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं करते थे ऑनलाइन वाली। तो 1100 बच्चे यहाँ हैं, तो ये क्लासरूम उधर भी इधर भी, पीछे हमने ये कर्टेन लगा रखा है यहाँ पे भी। और कई बार ऐसा होता था कि बच्चे यहाँ बीच में स्टूल लगा के बैठते थे, बीच वाली रो देख रहे हो ना, कुछ कुछ तो स्टूल भी घर से लेके आते थे कि सर जगह चाहिए बैठने के लिए, ऐसा। तो यहाँ पे क्लास लगती, नीचे वाला हमारा एक रूम है वहाँ क्लास लगती, ऊपर क्लास लगती, और ऐसी 2 बिल्डिंग्स हमारे पास और हैं वहाँ पे भी क्लास लगती थी।
1200 स्टूडेंट जब हम पढ़ाएंगे तो बट ऑब्वियस है एक बैच का कैपेसिटी 150 बच्चों का है, लगभग 150, तो इतने बैचेस होने ही है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं बैच ले रहा हूँ, किसी फैकल्टी ने बैच छोड़ दिया, बच्चे नीचे जा रहे हैं, थोड़ा शोर हो रहा है ऐसा, तो हमने एक नोटिस बोर्ड लगाया। ठीक है, नोटिस बोर्ड पे हमने लिखा स्टूडेंट आर एडवाइज टू मेंटेन साइलेंस। स्टूडेंट को हम एडवाइस कर रहे हैं, दे आर इंस्ट्रक्टेड टू मेंटेन साइलेंस, कि आपको साइलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, अब एक बैच खत्म हुआ, मैं ऑफिस में बैठा था इधर, तो बाहर कोई पेरेंट्स आए, उन्होंने, स्टूडेंट थे, उसके फादर थे, फोन हाथ में था, जोर जोर से बात कर रहे थे। इधर एक फैकल्टी का बैच चल रहा था, तो 5 मिनट हुए, लेकिन वो फुल वॉल्यूम के अंदर बात कर रहे थे। तो जाके मैं गया वहाँ पे, मेरे साथ एक फैकल्टी और थे, तो हमने बोला कि सर प्लीज़, थोड़ा इशारा किया हाथ से, उनको समझ में नहीं आया, फिर हमने नोटिस बोर्ड दिखाया, उन्होंने साइलेंट रहने को बोला हुआ है। ठीक है, उन्होंने 2 मिनट में बात खत्म की, फिर वो हमको क्या बोलते हैं, ये नोटिस मेरे लिए थोड़ी है, ये तो स्टूडेंट के लिए है, मेरे लिए तो है नहीं है, दिस इज फॉर स्टूडेंट। बात तो सही है, अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। तो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा सर मंदिर जाते हो आपको भी? हाँ जाता हूँ। मैंने कहा मंदिर के बाहर ये लिखा हुआ होता है, कृपया जूते यहाँ उतारें, या ज्यादा से ज्यादा लिख दिया जूते चप्पल यहाँ उतारें। इट मीन्स क्या मैं सैंडल पहन के अंदर एंटर कर सकता हूँ? आपने तो जूते चप्पल ही लिखा है ना, इट मीन्स अगर मैं सैंडल्स पहनूं तो मैं सैंडल्स पहन के अंदर एंटर कर सकता हूँ, ये आपने सिर्फ जूते चप्पल लिखा है। मैंने कहा वो जूते चप्पल के पीछे का इंटेंशन क्या है, कि आपको नंगे पैर अंदर एंटर करना है, कुछ भी नहीं वियर करना है, पैरों में कुछ वियर नहीं करना है, मतलब ये है ना। तो एग्जैक्टली हमारा यहाँ लिखने का पर्पस, स्टूडेंट आर डायरेक्टेड टू मेंटेन साइलेंस, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे कौन होता है, स्टूडेंट। बट ये रूल खाली स्टूडेंट के लिए नहीं है, हमारा पर्पस खाली स्टूडेंट को बात करने से रोकना नहीं है, बात करने से रोकना है ओनली। वी हैव टू मेंटेन साइलेंस हियर। अब ये एप्लीकेबल फैकल्टीज पे भी होगा, एज वेल एज विजिटर्स पे भी होगा, एज वेल एज पेरेंट्स पे भी होगा। तो ये जो सारा काम अपन करेंगे ना, ये सब इंटरप्रिटेशन में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका है, तो ये सब कुछ इंटरप्रिटेशन में होगा। तो ये आपका अदर लॉस का पोर्शन है। ठीक है, पेपर पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है यार, 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 30 मार्क्स के आपके आने वाले हैं एमसीक्यूज। अब हम कैसे पढ़ेंगे भाई, तो ऐसा पढ़ेंगे भाई कि आप लोगों को एक तो मिलेगी मेन बुक बराबर से, जिसमें सारा कोर्स समअप है पूरा का पूरा। ठीक है, बुक आप लोगों को एक सीधा इशू हो जाएगी। एक रहेगा हमारा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों ही तरह के क्वेश्चंस हैं, दोनों ही तरह के। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि आईसीए के पास क्वेश्चन के सोर्सेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आप लोग जानते हो, नंबर पहले पे आ गई हमारे पास में आरटीपीस, आप लोग फाउंडेशन से पढ़ के आए तो आप लोग जानते हो। सेकंड नंबर पे है एमटीपीस। एक और काम आईसीए ने बहुत अच्छा कर दिया है, मॉडल टेस्ट पेपर भी इशू कर दिया। अभी तो फाउंडेशन के लिए भी कर दिए, 10 पेपर निकाले, उनके लिए भी, इंटर के लिए भी किए, 8 पेपर्स निकाले मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से, जिनमें पूरे पूरे टेस्ट पेपर्स उन्होंने दिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। एक हमारे पास हो जाता है पीवाईक्यूज, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अपन ने क्या किया है कि क्वेश्चन बैंक में पूरा समअप कर दिया सबको विद आंसर्स। तो क्वेश्चन बैंक जो अपना है, उसमें सारे पुराने आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यू, सबके क्वेश्चन, सबके आंसर्स, सारे के सारे समअप है। एमसीक्यू भी समअप है। एमसीक्यू पहले तो मेरे बनाए हुए थे, अब हमने आईसीए के भी क्लब कर दिए, क्योंकि अब आईसीए ने सितंबर से इशू करना शुरू कर दिया था। इस बार तो पेपर भी ले जाने दिया इंटर में। इंटर में एमसीक्यू का पेपर बाहर नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अभी पिछले अटेम्प्ट से, मई से उन्होंने क्या कर दिया, परमिसिबल कर दिया कि आप एमसीक्यू वाला पेपर भी अपने घर पे लेकर के जा सकते हो। तो अपन ने एमसीक्यू पेपर भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया सारा का सारा। तो क्वेश्चन बैंक में सारी चीजें हमारी कवर है। एग्जाम से पहले आप लोगों को मिलेगी एक रिवीजन शीट, रिवीजन नोट्स बराबर। जैसे मेन बुक मेरी जो है वो लगभग 350 पेजेस के आसपास की है, बड़ा कोर्स है, डिटेल है पूरी। मेन बुक में एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जैसे फाउंडेशन में हुआ करता था। हर चैप्टर के बाद सम क्वेश्चंस आर देयर, जो प्रैक्टिस है उनमें हिंट दे रखे हैं, उनमें आंसर नहीं है, सिर्फ हिंट है, आंसर आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक में हमने पूरा क्वेश्चन विद आंसर सब कुछ दे रखा है, क्योंकि वो एग्जाम टाइम प्रैक्टिस के लिए है। तो अब मेन बुक जैसे 350 पेज की है, तो रिवीजन नोट्स को हमने इसी चीज को यहाँ पे लगभग 100 से 120 पेज में समअप कर दिया है। रिवीजन नोट्स है, ये चार्ट फॉर्म में कर दिया, चीजें शॉर्ट कर दी। शॉर्ट का मतलब कंटेंट शॉर्ट नहीं किया है, लैंग्वेज शॉर्ट कर दी है, ठीक है ना। जहां अपन एक पूरी लाइन लिखते हैं, उसकी जगह पे हमने मेन मेजर पॉइंट उसका डाल दिया, ताकि आप लोगों को याद करने में एग्जाम टाइम में इजी रहे। तो ये सब कुछ, लेकिन ये एग्जाम टाइम पे मिलेगा, जैसे ही कोर्स हमारा कंप्लीट होगा और रिवीजन जब यहाँ पे स्टार्ट होंगे, उस वक्त में आपको ये मिलने वाला है। अच्छा, एक आईसी ने और बहुत बढ़िया काम किया है,
आईसीए ने खुद ने एक एमसीक्यू का बुकलेट निकाल दिया है, पिछली बार निकाल दिया था इंटर के लिए। एमसीक्यू बुकलेट में उन्होंने क्या किया है, 35 क्वेश्चंस डाले हैं केस बेस एमसीक्यूज के। केस बेस एमसीक्यूज क्या होते हैं भाई, आप लोगों का जो 30 मार्क्स का पेपर है उसमें से लगभग मान के चलिए कि 24 मार्क्स के तो आएंगे केस बेस एमसीक्यूज, 24 नंबर के केस देंगे आपको एक बड़ा सा, उससे रेटेड एमसीक्यूज। अपन इंग्लिश में करते थे ना वो अनसीन पैसेज, है ना आपको, एक अनसीन पैसेज दे रखा है और उसी के ऊपर बेस क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे लॉ के प्रोविजंस होंगे, अच्छा वो एक चैप्टर से कनेक्टेड हो जरूरी नहीं है। जैसे एक केस स्टडी आती है नॉर्मली कंपनीज एक्ट पे, तो पूरा कंपनीज एक्ट पे कहीं से भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। एक केस स्टडी आती है एलएलपी पे और एक आती है फेमा पे, इन दिनों में जो आ रही है, तो कंपनीज वाली तो फिक्स ही है, फेमा वाली भी फिक्स ही है, एलएलपी वाली कई बार वो एलएलपी पे दे देंगे, कई बार जनरल कॉजेज एक्ट पे दे देंगे। और 3 एमसीक्यूज आपके आएंगे जनरल, 3 या 4, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। 3 जनरल का मतलब जनरल एमसीक्यूज जो होते हैं, एवरी एमसीक्यू हैव 2 मार्क्स, 6 नंबर का ये हो गया। 24 मार्क्स के आपके केस बेस एमसीक्यूज रहने वाले हैं, इसमें हर एक केस स्टडी उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, पेपर आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये इस तरीके का पेपर हमारा पूरा का पूरा होने वाला है, ठीक है। तो आईसीए ने क्या किया, 35 केस बेस एमसीक्यू इशू कर दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। हाँ, लेकिन इनका प्रैक्टिस कब करना चाहिए, कोर्स खत्म होने के बाद, जब आप रिवीजन कर चुके होते हैं। क्योंकि अभी एमसीक्यू करके क्या करोगे, एमसीक्यू कोई एक चैप्टर से कनेक्टेड तो है नहीं। कंपनीज एक्ट का फर्स्ट चैप्टर भी उसमें है और कंपनीज एक्ट का 15 चैप्टर भी उसमें, दोनों साथ दे रखे हैं, तो आप कैसे करोगे। इसीलिए एक बार जब आपका कोर्स हो जाता है तो उसके बाद में ये बुकलेट जो है वो बहुत काम की है, ठीक है। तो वो अपने को करनी चाहिए, वो अपन क्लास में भी करेंगे। स्टडी पैटर्न क्या रहेगा कि अपने नोट्स में मैंने आईसीए का लगभग लगभग पूरा मटेरियल कवर कर लिया है, पूरा कवर है, सब कुछ कवर है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली अपने को फोकस जो करना चाहिए, 2 ही चीजों पे करना चाहिए। नंबर 1, जो नोट्स आपको यहां से अवेलेबल होंगे, बुक जो अवेलेबल होगी। सेकंड नंबर, अगर कुछ रेफर करना हो तो आईसीए का स्टडी मैट, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। एट प्रेजेंट चैट जीपीटी आ गया, गूगल पे बहुत चीज़ें अवेलेबल है, हज़ारों फैकल्टीज़ के नोट्स अवेलेबल हैं, पर जितना ज़्यादा रेफर करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। थ्योरी सब्जेक्ट है, देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो चलो, जैसे तुमको अकाउंट्स और कॉस्टिंग करना है तो उसके तो जहाँ जिधर क्वेश्चंस मिल गए तुमने उठा करके कर लिए। अब लॉ में क्या चेंज हुआ, लॉ का सेक्शन चेंज हो सकता है क्या, लॉ का सेक्शन तो कोई भी फैकल्टी अपने नोट्स बनाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने का तरीका चेंज कर सकती है, लेकिन लॉ का सेक्शन तो चेंज कर नहीं सकती है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन का फ्रेमिंग तरह तरह का हो सकता है, ठीक है, वहां समझ में आता है कि आपने क्वेश्चंस किधर से भी उठा लिए। तो यहां ज्यादा नोट्स रेफर इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, उधर से भी ले लिया, वो नहीं करना चाहिए। अगर एआई का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ढंग से करना है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि फाउंडेशन के बच्चे अभी चैट जीपीटी से नोट्स बना रहे हैं, ये मेरे को दिखा रहे थे परसों। सर ये हमने क्या किया है कि चैट जीपीटी पे डाला नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट और उसके पॉइंट्स डाल दिए, तो ये चैट जीपीटी ने फर्स्ट क्लास एक शॉर्ट नोट्स बना करके दिया है। मैंने कहा क्या करेगा अब इसका, बोले सर फ्लैश बना करके रख दूंगा, एग्जाम टाइम में पढ़ने के काम आएगा। अब मैंने कहा बनाया अच्छा है, बट उसको इस्तेमाल करना ढंग से, ऐसा नहीं हो कि हर चीज़ उसके भरोसे बना के रख दो और पता लगे खुद तो कुछ पढ़ा ही नहीं, सारा बना बना के रख दिया उसके अंदर। तो जो करें बेटर तरीके से करें, लेकिन रिडन प्रैक्टिस तो करना ही करना है। और जैसा मैंने कहा था, फाउंडेशन में आप चूंकि एक बार डिस्क्रिप्टिव पेपर दे करके आए हो, इंटर का लॉ आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पैटर्न तो एक ही टाइप का है। आपका अकेले 70 नंबर का तो कॉर्पोरेट लॉ ही है, सिर्फ कंपनी और एलएलपी मिला करके 70 नंबर का है, तो पैटर्न तो सेम ही है, आंसर का चेंज होना ही नहीं है ना। तो इसीलिए रिटन प्रैक्टिस के लिए ही मैंने मेन बुक के साथ में क्वेश्चंस लगा दिए हर चैप्टर के साथ में, ताकि आप लोगों का रिटन प्रैक्टिस हो जाए। रिवीजन सेशन एग्जाम के बाद होंगे। टेस्ट 2 तरीके से फ्रेम होते हैं हमारे यहाँ, एक होता है ड्यूरिंग द कोर्स टेस्ट होते रहेंगे, एक होता है आफ्टर टेस्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स हमारे मॉक टेस्ट शुरू होते हैं हर सब्जेक्ट के। जैसे अभी एक बैच हमारा खत्म हुआ है, तो अब उसका रिवीजन होगा अगले महीने, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, तो जनवरी में उनका एग्जाम है, तो हमने सोचा अगस्त का एक बार वाकी वाकी का फेस्टिवल निकल जाए, फिर हम सितंबर में प्लान करेंगे उनका रिवीजन, और देन फिर अक्टूबर से उनका, अक्टूबर नवंबर में उनका टेस्ट सीरीज हो जाएगा, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट का हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो टेस्ट चलते रहेंगे। लॉ में एक बढ़िया चीज़ है कि हम लोग एक क्विज रखते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है, तो कौन बनेगा लॉ सम्राट, ऐसा ऐसा कुछ क्विज अपना रहता है, उसमें टीम्स बांट देते हैं हम लोग, और वो रहेगा, मज़ा आएगा उसमें। डाउट सॉल्विंग तो चलो चलता रहेगा, व्हाट्सएप रहेगा।
इस बार एक और चीज़ हम ऐड कर रहे हैं कि आप लोगों को एक ऑडियो लाइब्रेरी भी आगे जाकर के प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपके पास में हमारे ऑडियोज रहेंगे रिवीजन के। लॉ की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली लॉ एंड ऑडिट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को ऑडियोज मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, ठीक है ना। कई बार होता है ना कि चीज़ें सुनने से याद हो जाती है अपने को, उसमें हर सेक्शन का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा मेरी वॉइस के अंदर। तो जहाँ आपको लग रहा है कि यार ये सेक्शन क्या था, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ आपने ऑडियो नोट सुना। जैसे हम लोग कहते हैं यार वीडियो जाकर के देखो, वीडियो तुम जाओगे ढूंढोगे, वहाँ हम धीरे धीरे बोलेंगे, फिर फास्ट 2 पे ले जाओगे, सुनना ही तो है आपको। ठीक है, ऑडियो लाइब्रेरी आपको मिल गई, गूगल पूरा उसमें आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो जिससे आप लोग उस सेक्शन को सुन सकते हो, तो सुन करके भी अपना रिवीजन जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये सारी क्लासेस हमारी जो हैं इसका बैकअप भी आपको मिलेगा। बैकअप का मीन्स होता है सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आपका जैसे कोई लेक्चर वेक्चर छूट गया, कभी कुछ भी हुआ, तो लेक्चर्स आपके पास पहले से होंगे। तो आपको लग रहा है कि यार कोई लेक्चर छूट गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देखो, अगर आप फेस टू फेस करने में इंटरेस्टेड हैं, मुझे लगता है कि फिर आपको रेगुलर फेस टू फेस करना चाहिए। फिर हमारे पास 2 तरीके हैं, आइदर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं आजकल बच्चे, ठीक है, हम लोग भी लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस, या फिर हम लोग आते हैं फेस टू फेस पे। तो मुझे लगता है कि फेस टू फेस वैसे तो इफेक्टिव ज़्यादा है, सबका अपना अपना सिस्टम है। कई लोग को लगता है सर नहीं, घर पे कंफर्टेबली पढ़ा जाएगा, आराम से हम पढ़ सकते हैं, जब मर्जी हो तब पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम क्लासेस आपको दे रहे हैं। बट कोशिश ये करिएगा कि अगर आप फेस टू फेस में ही इंटरेस्टेड हैं, तो फेस टू फेस में ही आना चाहिए। क्लासरूम में पढ़ने का एक कंसेप्ट अलग ही होता है, डिस्कशंस होते हैं कई तरह के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बढ़िया रहता है, ठीक है। देन यूट्यूब पे तो चलो मिलता रहेगा, बूस्टर क्लास एग्जाम से पहले होगी। लॉ में अगर अमेंडमेंट्स हुए, अमेंडमेंट्स आजकल कम हो रहे हैं, कंपनीज एक्ट में जितना अपना पोर्शन है पहले बहुत होते थे, तो अगर अमेंडमेंट होते हैं तो उसकी अलग से क्लास होगी, नोट्स वोट्स आपको मिलेंगे, कॉमन सी बात है। लर्निंग स्ट्रेटेजी नॉर्मली जो होता है, जैसे मैंने कहा, अटेंड डेली करना चाहिए क्लास, आइदर आप ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें। ऑनलाइन मीन्स ये क्लास लाइव नहीं जा रही है, लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगी इस क्लास की। क्लास खत्म होगी, उसके बाद में सेम डे पे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके पास रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, वो आपको देख लेनी चाहिए अगर किसी वजह से आप नहीं आ पाए हो, ठीक है। प्रोविजन लर्न करना ही है। अब ये सारे पॉइंट आप लोगों को फाउंडेशन के टाइम से पता है, ठीक है। पिछली बार हमने एक और काम किया था, स्टूडेंट को बोला था कि यार यू हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। क्लास भी मैं बनवा रहा हूँ, प्लस साथ में आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाने खुद के भी, हम तो देंगे ही आपको, लेकिन खुद के शॉर्ट नोट्स बहुत काम के हैं। तो नॉर्मली 2 रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए, वन इज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, वन इज फॉर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम में जो अपने को, तुमको पता है, 1.5 डे जो मिलता है अपने को, वो सबसे मेन होता है यार पढ़ाई के लिए, क्या बोलते हो। फाउंडेशन में भी तुमने देखा है कि असल खेल तो सारा उस 1.5 दिन का है। मैं पहले जितना पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ बात की बात है, लेकिन सारा असल खेल उस 1.5 डे का है। उसमें आपने कितना अचीव कर लिया वो वापस से एक बार रिकॉल करना पड़ता है ना। पूरा कोर्स कैसे रिकॉल होगा, यहाँ तो और बड़ा कोर्स है, फाउंडेशन से कोर्स तो बड़ा ही है, ईजी भले ही है लेकिन है तो बड़ा। ऐसे में आप लोगों के लिए वो जो नोट्स हैं, समरी नोट्स, वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जो आपने शॉर्ट फॉर्म में बना के रखे उस वक्त में रिवाइज करने के लिए, तो प्रैक्टिकली वो अपने को बनाने चाहिए। तो ये सारा अपना पॉइंट था भाई। तो ये बेसिक्स आप लोगों को मैंने बता दिए कि भाई लॉ में हम क्या कुछ करने वाले हैं, कैसे कुछ करने वाले हैं। तो ये सारा हमारा लॉ का पोर्शन।